अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 8 नवंबर 2025 है, हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, छुपते हुए सवालात हैं, उनसे रिलेटेड एनालिसिस है। फॉर इंस्टेंस, क्या पाकिस्तान की आर्मी, क्या पाकिस्तान की फ़ौज, आर्म फोर्सेस जो हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुकम्मल और कंप्लीट जंग की तैयारी कर रहे हैं? अगर ऐसा एनालिसिस या क्लेम जो है वो पाकिस्तान से आए तो शायद हम उसे सीरियसली ना लें। लेकिन हिंदुस्तान के सीरियस डिफेंस सर्कल्स के अंदर से ऐसा एनालिसिस आ रहा है और इसे देखना, एड्रेस करना ज़रूरी है। दूसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ इस्तांबुल से हमें ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसका जो तीसरा राउंड है वो लगता है कि नाकाम हो गया है। पाकिस्तान के डेलीगेशन के हेड जो हैं, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DG ISI, जो इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA भी हैं, वो वहाँ से वापस आ गए हैं खाली हाथ। कुछ मेंबरान अभी वहाँ पे हैं। ये मामला क्या है? पाकिस्तान की तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी जा रही हैं। तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहाँ आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी इस वक्त रियासत पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन करार दे दिए जा चुके हैं, और जितना भी रियासत का एक पूरा प्रोपेगेंडा मशीन है उसे ताबड़तोड़ हमलों के लिए सुहेल आफरीदी के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत से यहाँ पे क्या गलती हो रही है, यानी फौज से क्या गलती हो रही है, और सुहेल आफरीदी साहब से क्या मिस्टेक हुई, इसका मैं एक एनालिसिस बड़ा मुख्तलिफ किस्म का आपके सामने रखना चाहूँगा। 27th अमेंडमेंट, नाम नहाद 27वीं आईनी तरमीम जो है वो कहा जा रहा है कि अब से चंद घंटों में पाकिस्तान की सेनेट के सामने उसे पेश कर दिया जाएगा। और बिलावल जरदारी पिछले 24-48 घंटों से इस हवाले से कितनी कलाबाजियाँ खा चुके हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एक आखिरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता चंद घंटों में बहुत ही फातिहाना तौर से उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगले चंद दिनों के अंदर अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के लीडर से वो मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों के अंदर एक मुस्लिम स्ट्रोक अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसे अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कहा जा रहा है, उसे गाजा में उतार दिया जाएगा। लेकिन इसके रास्ते में बहुत सी पेचीदगियाँ हैं और बहुत कुछ अमेरिका ऐसा करना चाह रहा है जिससे मुस्लिम अरब ममालिक भी और यूरोपियंस जो हैं वो सख्त नाला हैं। वो तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और एनालिसिस भी। सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान को देख लेते हैं, जहाँ पे फोर्स मैगजीन के जो एडिटर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड पाकिस्तानी, बहुत गौर से उनको देखते हैं, जनाब प्रवीण सोनी साहब। उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो हिंदुस्तान के साथ एक बहुत मुकम्मल कंप्लीट जंग की तैयारी कर रही है। वो इसमें उसे एक एज हासिल है। हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है उसके पूरी प्रिपरेशन के अंदर बहुत से गैप्स हैं, बहुत से डेफिसिट्स हैं। प्रवीण सोनी कौन है? इस नाम के दो वैसे बहुत मशहूर शख्सियात पाई जाती हैं हिंदुस्तान में। एक तो प्रवीण सोनी है जो फोर्स मैगजीन के एडिटर हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एक दूसरे प्रवीण स्वामी है। प्रवीण स्वामी वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कुलभाषण, उन्होंने बहुत खैर काम किया, कई किताबों के वो ऑथर हैं। वो हिंदू से वाबस्ता रहे, बरतानिया में मेरा ख्याल है अखबारों के साथ काम करते रहे, फ्रंट फ्रंट मैगजीन में बहुत लिखते रहे, आजकल प्रिंट के साथ वो वाबस्ता है। उन्होंने अब से चंद साल पहले, अगर आप उनका मेरिट का अंदाज़ा लगाएं, तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने चंद साल पहले हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने फ्रंट मैगजीन में वो स्टोरी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस रॉ ने कुलभूषण जाधव को इस्तेमाल किया बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए या इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। कैसे कुलभूषण जाधव ईरान से ऑपरेट करते थे, बलूचिस्तान के अंदर जाते थे, छुपे रहे बिजनेसमैन की उनकी आइडेंटिटी थी, डिफरेंट पासपोर्ट्स उनके लिए इस्तेमाल किए गए। यानी पूरा पाकिस्तान का केस उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। और कैसे उनकी बेएहतियाती यही थी कि वही फ़ोन जिससे वो बलोच इंसर्जेंट से, BLA के लोगों से बात करते थे, उसी फ़ोन को वो इस्तेमाल करते रहे अपने घर से, घर वालों से बात करने के लिए, फैमिली से हिंदुस्तान में। और यूं ISI को उनका अंदाज़ा हुआ, शक हुआ उनके फ़ोन की वजह से। फिर कुछ बलोच लोगों ने उन्हें गिव अवे कर दिया और ISI ने उन्हें बलूचिस्तान के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको इसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ इंडियन जर्नलिज्म की। इमेजिन करें, और बाद में इसी चीज़ को इंटरनेशनल जो कोर्ट है हेग में, उसके सामने एज एन एविडेंस पाकिस्तान ने प्रवीण स्वामी की ये स्टोरी जो है उसे रखा था इंटरनेशनल कोर्ट के सामने। अगर कोई ऐसा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के किसी ऑपरेशन को, या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कोई इस किस्म की चीज़ जो है उसे पब्लिश करे, पहले पब्लिश कहाँ करेगा, वो तो पाकिस्तान में पब्लिश ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कहीं सोशल मीडिया पे भी पब्लिश करे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके साथ पाकिस्तान में क्या हशर होगा, वो किस किस्म का गद्दार होगा, किस किस्म के मुकदमे होंगे, कभी नज़र नहीं आएगा, उसको सूरज देखने को नहीं मिलेगा, वो गुम हो जाएगा। लेकिन ये प्रवीण स्वामी हिंदुस्तान में, हालांकि जर्नलिज्म ने बड़ा सफ़र किया है जब से BJP की गवर्नमेंट आई है गुज़श्ता 11-12 बरस में, लेकिन अभी भी वहाँ
پہ اتنی اسپیس موجود ہے کہ یہ پروین سوامی جو ہیں وہی ہندوستان کے اندر اخباروں میں کام بھی کر رہے ہیں، اپنا انالیسس بھی لکھ رہے ہیں، کبھی پاکستانیوں کے خلاف بھی ان کا انالیسس ہوتا ہے، کبھی انڈیا کے خلاف بھی ان کا انالیسس ہوتا ہے، تو انڈیا میں ایک اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب پروین سونی جو ہیں، جو فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں پاکستانی بہت ہی ایڈمائر کرتے ہیں، بیکاز جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہندوستان پاکستان کے درمیان، وہاں پہ فورس میگزین کے اس ایڈیٹر نے سب سے پہلے یہ ایکسپلین کیا کہ کیسے ہندوستان کے 4 جہاز جو ہیں وہ گر گئے ہیں۔ ان سے ویسے ایک دن پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے حساب سے 3 گر گئے، لیکن انہوں نے بتایا کہ 4 جہاز گر گئے ہیں، اس میں رافیل بھی ہیں، اور ان کا وہ جو پروگرام تھا، وہ صرف وہ والا جو ان کی ویڈیو تھی وہ سینسر ہوئی تھی ہندوستان میں، لیکن اس کے بعد نہ ان کا میگزین سینسر ہوا، نہ ان پہ مقدمے ہوئے۔ وہ اپنے دفتر پہ بھی جاتے ہیں روز، وہاں سے ہندوستان کی ملٹری پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ اب گزشتہ 12-13 دنوں میں ان کی یہ 2 ویڈیوز آئی ہیں، دونوں میں تقریباً ایک ہی چیز کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے پاکستان کی ملٹری، خاص کر کے پاکستان ایئر فورس جو ہے، اسے ایج حاصل ہے ہندوستان کی ملٹری مشین پہ، اور وہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہندوستان اس بڑی جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس کے بہت سے گیپس ہیں، بہت سی اس کی ڈیفیشنسیز ہیں۔ اب یہ ڈیفیشنسیز اور گیپس میں وہ ہندوستان کے جو سی ڈی ایس ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان جو ہیں، ان کے ایک انٹرویو کو کوٹ کرتے ہیں، جنہوں نے کسی یوٹیوب چینل کے کسی ڈیفنس اینالسٹ کو چند دن پہلے دیا، جس کو کہتے ہیں کہ انیل چوہان نے اس میں خود مانا کہ ہمارے بہت سے ڈیفیسٹس ہیں، اور پاکستان کی جو پوری اسپیس ہے اس کے اوپر ہمارے کائنیٹک وارفیئر یا ڈومیننس کی کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس میں وہ بہت تنقید کرتے ہیں کہ بڑی انہوں نے یبڑی ماری ہے، بہت انکمپیٹنس انہوں نے شو کی ہے کہ ایز چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف ان کو اس قسم کا اعتراف پبلکلی نہیں کرنا چاہیے تھا ایک طرح سے انہوں نے، جبکہ آپریشن سندور ابھی چل رہا ہے، اس کا فیز 2 کسی وقت ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پاکستان کے سامنے ایک طرح سے اپنے ایڈمیشن کیا ہے کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ٹریڈیشنل اسٹریٹجی تھی پاکستان کی طرف، وہ انڈین آرمی لیڈ کرتی تھی وار ایفرٹ کو، بیکاز وار ایفرٹ تھی اسپیس آکیوپائی کرنے کی، جغرافیہ کے حساب سے تھی کہ مطلب آپ نے لینڈ آکیوپائی کرنا ہے، اس میں آرمی کا رول زیادہ تھا۔ اب جنگ ری ڈیفائن ہو گئی ہے بیکاز آف دی ایڈونٹ آف ٹیکنالوجی، اور اس میں جو پریمیئر فائٹنگ فورس ہے وہ ایئر فورس بن گئی۔ پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ 2016 میں جب انڈیا نے سرجیکل اسٹرائکس کی، اس کے بعد سے انڈیا کا جو پولیٹیکل پیراڈائم ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر کہیں ٹیررزم ہوگی تو انڈیا کی ملٹری مشین کو یوز کیا جائے گا کاؤنٹر ٹیرر آپریشنز کے لیے۔ اور 2016 کی جو سرجیکل اسٹرائک ہے وہ لینڈ فورسز کی آرمی کی اسٹرائک تھی، لیکن 2019 کی بالا کوٹ کی جب اسٹرائک تھی تو وہ انڈین ایئر فورس کو اس کے لیے استعمال کیا گیا کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کے اندر، جو ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے، پاکستان کے آؤٹ گوئنگ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، انہوں نے ایک سیمینار میں کہیں پر بات کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ انڈیا کی حالات، پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کی جو ملٹری ہے وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے، اور انڈیا کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو چکی ہے۔ وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہندوستان کی ملٹری کو خالصتاً ملٹری اور ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے وہ استعمال نہیں کر رہے فیصلے، بلکہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ پولیٹیشنز جو ہیں ان کے فیصلے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہیں جنگ کرنی ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کی ایک ویکنس بھی ہے اس آرگومنٹ کی، کیونکہ یہی آرگومنٹ اب پروین سونی بھی دے رہے ہیں، یہی آرگومنٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بھی دیا تھا۔ اگر آپ امریکہ کی جنگیں دیکھیں تو امریکہ کی کوئی بھی جنگ گزشتہ چند برسوں میں، 20 برسوں میں، پینٹاگون کے کہنے کے اوپر انیشیٹ نہیں ہوئی۔ عراق کی جنگ، افغانستان کی جنگ، مڈل ایسٹ کے آپریشنز، لیبیا کے خلاف جو آپریشنز ہیں، یا اسے کہتے ہیں ایران کے خلاف جو آپریشنز ہیں، اسرائیل کی مدد کرنے کے جو سارے آپریشن ہیں، یہ سارے کے سارے امریکن ٹاپ پولیٹیشنز اور امریکن پریزیڈنٹ یا پریزیڈنسی جو ہے انہیں سینکشن کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں ایز پر دی پولیٹیکل کنسیڈریشنز۔ یہ پینٹاگون کی ڈیفینسو تھنکنگ جو ہے نہیں ہوتی، وہ محض اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا ایک پوائنٹ میں آپ کو سامنے رکھ دوں۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں جب بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی تو پاکستان ایئر فورس نے جو جوابی کارروائی کی، اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ پاکستان ایئر فورس کی جو الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ہے، الیکٹرانک جیمنگ کیپیبلٹی ہے، وہ انڈین فورس سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ اور یہی چیز جو ہے وہ مئی 2025 میں سامنے آئی، جب پاکستان ایئر فورس نے ایون آپریشن سندور سے پہلے جب انہوں نے اپنی ایک بریفنگ کی بعد میں، آپریشن سندور کے بعد، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کے جہاز کیسے گریں، اس میں پی اے ایف نے اپنی اس پریزنٹیشن میں یہ بھی بتایا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے، انڈیا کا اٹیک ہونے سے پہلے، انڈیا کی ساری ایئر فورس کی ڈیجیٹل پرنٹ جو ہے وہ ان کے پاس تھا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنیز مدد سے پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی جو ہے اس میں بے انتہا اضافہ کر لیا ہے۔ پاکستان نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، سائبر وارفیئر کا بہت زیادہ یوز کیا ہے، انٹیگریٹڈ کمانڈ انہوں نے پیدا کر لی ہے، اور ہندوستان کے پاس ابھی تک اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔
उनका एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंडियन एयरफोर्स को यूज़ किया गया काउंटर टेरर स्ट्राइक्स के लिए जब आज़ाद कश्मीर, मुरीद के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद वगैरह में हमले किए गए। लेकिन उस वक़्त मकसद एक जंग के लिए आईएएफ को यूज़ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स को एक वॉर ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेंगे अगेंस्ट द पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट्स, तो फिर जंग एस्केलेट हो जाएगी, उसकी एस्केलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन 9 और मई 2025 को सूरत हाल इस किस्म की डेवलप कर गई कि बादल नखास्ता अगेंस्ट द अर्लियर डिसीजन इंडियन एयरफोर्स को एक मिलिट्री पोजीशनिंग के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री हार्डवेयर बेसिस पे हमले करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा, जो उनका कहना है कि उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली किए। लेकिन उसके नतीजे में जंग एस्केलेट होती चली जा रही थी और फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन की और यूं जंग रुकी और हिंदुस्तान एक बड़ी जंग पाकिस्तान से नहीं करना चाहता था। अब इसके आगे उनके बड़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है। वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत चांसेस हैं कि इसका सेकंड फेज़ भी होगा, और अगर इसका सेकंड फेज़ होगा तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अमेरिका का सदर उसमें इंटरवीन कर सकेगा या जंग को रुकवा सकेगा। और वैसे भी इस किस्म की दो हैवीली आर्म्ड जो फोर्सेस हैं अगर गुत्थम गुत्था हो जाएंगी तो किसी तीसरी ताकत का उनको डिसएंटेंगल करना अमूमन तौर पे होता भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर उनकी कुछ असम्पशंस हैं जिसमें वो वार्न करते हैं इंडिया, वो असम्पशंस बड़ी अजीब है। वो कहते हैं कि रशिया इसमें न्यूट्रल रहेगा, वो तो खैर रहेगा न्यूट्रल, बात समझ आती है। वो कहते हैं कि चीन इस जंग में पहली ही तरह मई की तरह पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद करेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। वो PL-15 के अलावा उनको PL-17 देगा, पाकिस्तान को J-35 भी मिलने वाले हैं, J-10 की भी और उनको बैचेस जो हैं वो मिलने वाले हैं। लेकिन फिर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें और भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका भी जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि पाकिस्तान अब मशरक़ वस्ती में अमेरिका के एक डिफेंस पैक्ट एंड उसके सिस्टम का, जो कि पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था कि ज़ाहिर अमेरिका की मर्ज़ी और उनकी रजामंदी से हुआ, ये उन्हीं का एक प्लान है स्ट्रेटेजिक। तो पाकिस्तान चूँकि उसका हिस्सा बन गया और वहाँ पर इंपॉर्टेंट सर्विसेज कर रहा है पैक्स अमेरिकाना के लिए, इसलिए ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस अगले ऑपरेशन फेज़ 2 के रन पे पाकिस्तान के साथ खड़े हों। अब मुझे इन असम्पशन्स पे बहुत ज़्यादा शक है। अ, ये कोई गारंटेड नहीं है कि चीन उसी तरह से अगले राउंड में पाकिस्तान की मदद करे, बिकॉज़ जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको शशि थरूर का एक पाकिस्तान पसनी पैराडॉक्स पे मैंने एक आर्टिकल का इशारा किया था। जिस तरह से पाकिस्तान मसलसल चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि चीन किसी अगली कॉन्फ्रंटेशन में भी उसी तरह से पाकिस्तान की मदद करे, जैसी कि पिछली कॉन्फ्रंटेशन में उसने की है फुल फ्लैश तरीके से। और ज़ाहिर है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है और इंडिया चीन को किसी हद तक अलग करने के लिए डेफ़िनिटली एफ़र्ट कर रहा है और कर रहा होगा। दूसरी बात जो उनकी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, ये बहुत ही अजीब असम्पशन है। अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान को गुत्थम-गुत्था होने से डिसएंटेंगल करने में तो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये तसव्वुर करना कि अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साइड पे आ जाएगा या पाकिस्तान को कोई मिलिट्री वेपन सप्लाई देगा या किसी और तरह से मदद करेगा, ये बड़ी अजीब सी असम्पशन है। बिकॉज़ अगर आप 1960 की दिहाई से आज तक देखें, जब पाकिस्तान सीटो सेंटो का भी मेंबर था, अमेरिका के डिफेंस पैक्ट का मेंबर था, उसके पास सारी ट्रेनिंग असला अमेरिका का था, तो भी अमेरिका ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में न्यूट्रलिटी इख्तियार की। अब उस बात को 40 जमा 25 65 बरस के बाद ये एक्सपेक्ट करना, ये सारे टाइम पीरियड में, कि अमेरिका पाकिस्तान की साइड पे होगा अगेंस्ट इंडिया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी असम्पशन है। बॉटम लाइन, अच्छा, एक और भी बहुत बड़ी वीकनेस है प्रवीण सोनी साहब के आर्गुमेंट की, वो ये है कि वो इस पूरे जो उनके दो वीलॉग्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो लोग उनको देख रहे हैं वो इस हवाले से तालियां मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ अमेरिका में देखता हूँ कि आईटी की इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जितनी भी है, जितनी भी एआई की इंडस्ट्री है, उसमें जगह जगह मुझे हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स बड़े बड़े नाम नज़र आ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो मुल्क जिससे इतना ज़्यादा टैलेंट हिंदुस्तान अमेरिका में ग्लोबल स्टैंडर्ड का मौजूद है, उसके अपने अंदर इतनी डेफिशिएंसी हो कि वो जब उनको एक थोड़ा सा झटका लग भी गया है मई में, तो वो बहुत जल्दी अपनी डेफिशिएंसीज को ठीक ना कर सकते हों। मुझे ये शक और गुमान गुजरता है कि जब चूँकि साउथ एशिया में वैसे भी सिर्फ आप अपना ही वर्जन सुनना चाहते हैं, और एक साउथ एशिया की वीकनेस ये है कि अगर आप ये कहें, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5 जहाज़ गिरा दिए थे 25 मिनट में, तो हिंदुस्तानी जब ये सुनते हैं वो कहते हैं यार ये आईएसआई का एजेंट है, ये पाकिस्तानी है खबीस, इसलिए ऐसी बात कर रहा है, वरना इसकी कोई एविडेंस नहीं है, वेयर इज़ द एविडेंस। और अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, हिंदुस्तान ने बहुत एक्यूरेटली तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर 9 टारगेट्स थे, मुरीद के, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने अपनी टारगेटिंग स्पेसिफिसिटी, एक्यूरेसी शो की, और बाद में उन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स के बेसिस को भी उन्होंने टारगेट किया।
तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि ये गद्दार है, ये हिंदुस्तान से मिला हुआ है, इसको हिंदुस्तान ने पैसे दिए हुए हैं। तो ये एक कॉमन साउथ एशियन प्रॉब्लम है। प्रवीण सानी साहब का ये पूरा एनालिसिस है, इसका ख़तरा ये है कि पाकिस्तानी पहले ही मिलिट्री हाई कमांड अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं कोई मिस कैलकुलेशन जो है वो ना हो जाए। उम्मीद मुझे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इतने मसाइल में घिरा हुआ है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन से पाकिस्तानी मिलिट्री ने, ये फ़ौज ने, जनरल आसिम मुनीर ने जो फ़ायदा उठाना था वो उठा चुके हैं। इस स्टेज पे पाकिस्तान की साइड से कोई एडवेंचरिज़्म नहीं हो सकती। इंडिया क्या एडवेंचरिज़्म के लिए कोई बहाना ढूँढेगा? जितनी ज़्यादा डिबेट हो रही है इंडिया में मुसलसल इस हवाले से, उसमें मुझे एक ख़तरा जो है वो ख़ासा महसूस होता है। मैं चाहूँगा कि आप ये प्रवीण सानी साहब की दोनों जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देख लें। अब तक कोई 1.5 लाख से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी हैं। अच्छा जी, अब हम आगे थोड़ा-सा चलें कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इस्तांबुल से हमें क्या ख़बर मिलती है? हमें ख़बर ये मिलती है पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ से हमें क्या पता चलता है, और अफ़गानिस्तान से क्या पता चलता है, दोनों के मैं वर्जन आपको रख देता हूँ। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग़ में ख्वाजा आसिफ साहब से और अता तारर की जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे हमें पता चलता है, वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं बदकिस्मती से, और जनरल आसिम मलिक जो हैं वो वहाँ से निकल आए हैं, वापस आ गए हैं, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी डेलीगेशन के मेंबर वही हैं जो वहीं हैं इस्तांबुल में, जो राब्ते में हैं तुर्किश और कतरी नेगोशिएटर से और मीडिएटर से, और अभी भी शायद उसकी कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हो। अफ़गानिस्तान के सोर्स से भी ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात का कोई रिज़ल्ट नहीं निकल सका, बल्कि वो ये नहीं कह रहे कि मुज़ाकरात बंद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, फ़ेल हो गए हैं। पाकिस्तानी साइड से कहा रहा है कि ये फ़ेल हो गए हैं, बिकॉज़ हमने बहुत ही साइंटिफ़िक, मैथमेटिकल, बहुत ही लॉजिकल, मंतकी किस्म की हमारी डिमांड्स थी, और हमारी डिमांड ये है कि अफ़गानिस्तान से हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं, अब वो हमारे हमले बंद हो जाएँ, और हमें उसके हवाले से रिटन गारंटीज़ जो हैं वो दी जाएँ। ये और बात है कि अफ़गानिस्तान की साइड से कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से हमले पाकिस्तान पे नहीं होते, पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से ये हमले होते हैं। पाकिस्तान कोई ऐसी एविडेंस हमें नहीं दे सका कि हम क्रॉस बॉर्डर रेड हमारी तरफ से होते हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से 2-3 और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की जा रही हैं। एक, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस राउंड में, थर्ड राउंड में, ये कहा कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी है उसको अफ़गानिस्तान में वापस ले ले। ये वो कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है, पता नहीं पाकिस्तान की साइड से इसका कोई ज़िक्र नहीं है किसी जगह पे, लेकिन अफ़गान सोर्सेज़ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को वापस ले लें, और एक तरफ से हमें कहा जा रहा है कि टीटीपी अफ़गानिस्तान में है, दूसरी तरफ से हमें कह रहे हैं कि टीटीपी की लीडरशिप को आप ले लें, और हमसे ऐसी डिमांड्स की जा रही हैं जिन पे अमल करना मुमकिन नहीं है, और सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाएगी। 2 और बहुत अजीब बातें वहाँ से की जा रही हैं। एक ये कि आईसिस खुरासान पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान गारंटी करे कि उसकी स्पेस से ना तो एक थर्ड पावर, इशारा अमेरिका की तरफ है, हमारे खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक करेगी, ना ही स्पेस से आईसिस खुरासान जो है वो ऑपरेट कर सकेगी। और फाइनल अफगानिस्तान की साइड से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने फिर जो करना है सिचुएशन के हवाले से वो कर लें। और ख्वाजा आसिफ का और अता तारड़ का कहना है कि अब कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ तो हम इसका बड़ा भरपूर किस्म का जवाब देंगे। तो अभी सीज़ फायर ख्वाजा आसिफ के हिसाब से कंटिन्यू तो कर रहा है, लेकिन किसी भी वक्त हम दोबारा हॉस्टिलिटीज़ देख सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि अगले 24 घंटों में आप सुने कि तुर्की और कतर ने दोबारा इसको रिज्यूम करवा दिया और एक चौथा राउंड जो है इसका शुरू होने लगा है। अब आएँ हम इस चीज़ पे, पहले सुहेल आफरीदी की बात करेंगे, पहले 27वीं तरमीम की बात करें। मेरा ख़्याल पहले ज़रा 27वीं तरमीम की क्विकली बात कर लेते हैं। पहले आप ये देखिए कि 27वीं तरमीम के हवाले से बिलावल ज़रदारी की मसलसल कलाबाज़ियाँ जो हैं वो जारी हैं। पहले 2 दिन की सीईसी की मीटिंग के बाद उनका ये आया था कि हम 243 में जो अमेंडमेंट होनी है, यानी जो द गवर्नेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो है, उसमें हम अमेंडमेंट करने के लिए, जहाँ बुनियादी तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब को एक सारी उम्र के लिए ताहयात जो है उनको फील्ड मार्शल बनाने की बात हो रही है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देने की बात हो रही है। हम उसको सपोर्ट करते हैं, और हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, बाकी सारी चीज़ों को हम रद्द करते हैं। अब बिलावल ज़रदारी की तरफ से 2 मज़ीद चीज़ें आ गई हैं सामने। जैसा कि मैंने पहले ही, मुझे शक का इज़हार था कि तमाम चीज़ें पहले से हैं, सिर्फ़ एक ड्रामा ऊपर से किया जा रहा है शो करने के लिए कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा हो रहा है। तो अब बिलावल ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे भी हमें एतराज़ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी एफसीसी बन सकती है। फिर उन्होंने कहा कि जजेस की जो ट्रांसफर्स रोटेशन है, जिसमें आप बुनियादी तौर पे कहीं भी उनको सरकारी मुलाज़मीन की तरह पोस्ट कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। पार्लियामानी कमेटीज़ कर सकती हैं, प्रेसिडेंट उसको इनिशिएट कर सकते हैं, या ये है कि और अगर उसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला हो जाए, इनकमिंग चीफ जस्टिस, आउटगोइंग चीफ जस्टिस अगर उसका हिस्सा है, तो हम उसको भी मानते हैं। सो बेसिकली रोटेशन ऑफ जजेस के ऊपर भी बात मान ली है पीपल्स पार्टी ने।
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे भी बात मान ली है, एनएससी पे अभी तक कह रहे हैं कि हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे 18th अमेंडमेंट पैसों में, लेकिन वहाँ पर भी मुझे लगता है कि चूँकि जीएचक्यू की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि प्रोविंसेस को जो प्रोटेक्शन दी गई है एनएससी के पैसे के हवाले से वो ख़त्म की जाए, तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी किसी न किसी शक्ल में आप देखेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी और जीएचक्यू एनएससी अवार्ड पे पूरी तरह से पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज उनकी ये बड़ी पुरानी दीरीना किस्म की डिमांड है। अब इसके हवाले से आप ये देखें कि हालांकि अभी तक जब मैं बोल रहा हूँ, मेरा ख्याल है अभी तक सेनेट में जो 27th अमेंडमेंट का ड्राफ्ट फाइल नहीं हुआ है, और अभी तक तमाम मीडिया ये कह रहा है कि अभी तक ड्राफ्ट किसी ने देखा नहीं है। ये सारी बातें बुलेट पॉइंट्स में कतरा कतरा न्यूज़ की शक्ल में चल रही, ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। लेकिन सूरत हाल ये है कि उसके जो चीज़ें करनी है उन पे अमल दरामद शुरू हो चुका है। फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट की जगह बनाई जा रही है। फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को शिफ्ट करना है। जब रिपोर्टर्स ने पूछा ये कि भाई ये रद्दोबदल कैसे हो रहा है, इक्विपमेंट निकाल रहे हैं, चीज़ें निकाल रहे हैं, फर्नीचर निकाल रहे हैं, उसको कहीं और ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये रिकॉर्ड वगैरह को हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन है क्या कि फ़ैसला ये हुआ है, और इससे ये भी आपको पता चलता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे होना तो चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के मातहत, वो डायरेक्टली जीएचक्यू के मातहत है, और पहले से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और फेडरल शरीयत कोर्ट को शिफ्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में, और ताकि वो जगह खाली हो, उसकी जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आ जाए। ताहम एक बैरिस्टर हैं अली ताहिर साहब, उन्होंने एक पिटिशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, और कोई भी एग्जेक्टिव एक्शन, प्रपोजल, बिल, अमेंडमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 144(3) में सुओ मोटो की, या जो या जो या जो 199 के तहत हाई कोर्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, उसके साथ अगर कोई चीज़ इंटरफेयर करे, तो ये आईनी पाकिस्तान की सेवरल शेक्स प्रॉब्ली 75 से लेकर 91 तक उन सब की मुनाफी होगी, और सुप्रीम कोर्ट इससे रोके। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकना है, ये नहीं रोकना। बहरहाल बैरिस्टर अली ताहिर जो है वो इसके वजह से बेचारे कोशिश जो है वो खासी कर रहे हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, और उसकी वजह वही है कि जब उन्होंने अडयाला जेल के बाहर रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए उन्होंने वो कहा था कि क्या कहा था उन्होंने उन्होंने कहा था कि मस्जिदों के अंदर उन्होंने कुत्ते जो हैं वो अपने बंधे हुए हैं। तो उसके बाद से सारा का सारा जो, और बाद में वैसे बेचारे ने ये भी कहा था कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, और हम तो ये समझते हैं, लेकिन हमारे साथ ज़्यादतियाँ बहुत होती। तो उसके बाद जितनी भी मशीनरी थी प्रोपेगेंडे की, मुनीर फारूक साहब से लेके मौलाना ताहिर अशरफी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और सैकड़ों और लोग जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बैठाए हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो घंटे घंटे के बाद जो है वो सुहेल आफरीदी के ऊपर हमले कर रहे हैं। गोल यहाँ पे क्या है? गोल बुनियादी तौर पे यह है कि सुहेल आफरीदी को मुतनाज़ बनाया जाए, कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, इर्रेस्पॉन्सिबल बना के दिखाया जाए, और उनको डिफेंसिव पे भी डाला जाए, लेकिन उनको दिखाया जाए कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है। जैसे एक ज़माने में पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार, उनके बारे में बज़वर्ड था कि नालायक है, निकम्मा है, गलत फ़ैसला, वो पता नहीं कितना नालायक था, कितना निकम्मा था, लेकिन एक पूरी कहानी। अब यहाँ पे ये है कि सुहेल आफरीदी जो है वो सेंसिबल नहीं है, गैर ज़िम्मेदार है, उसको पता नहीं है क्या बात करनी है, और ये ख़तरनाक है। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट स्ट्रैटेजी है इस वक्त ज़ोहरान ममदानी के हवाले से, कि ज़ोहरान ममदानी को हर किस्म की चीज़ कही जा रही है। ज़ोहरान ममदानी मुसलमान है, इसका मेयर बन जाने का मतलब है कि दोबारा न्यूयॉर्क के साथ 9/11 की ट्रेजेडी हो सकती है, यहाँ पर दहशतगर्दी का हमला हो सकता है। दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि ये कम्युनिस्ट है, यानी एक साइड पे कम्युनिस्ट है, दूसरी तरफ इस्लामिस्ट है। तो हर तरह से ज़ोहरान ममदानी को कंट्रोवर्शियल बनाने की बात हो रही है। एक के 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा, कोटिंग द इनसाइड सोर्सेस, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 बहुत ही करीबी दोस्तों के सामने ये एडमिट किया कि ज़ोहरान ममदानी इज़ अ स्मार्ट कुकी, ये बहुत स्मार्ट है, बहुत स्लिक है, इसको पॉलिटिक्स खेलनी आती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और हमने इसे डिमोनाइज़ करना है। और प्रेसिडेंट की स्ट्रेटजी है कि वो समझते हैं कि ज़ोहरान ममदानी इज़ द पोस्टर बॉय, ये डेमोक्रेटिक पार्टी को एक नया एतमाद और कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये एक नई लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि वो अमेरिकन बॉर्न सिटीजन नहीं है, सदर नहीं बन सकता, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में जान डाल रहा है। तो इसको इसको न्यूट्रलाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसके ऊपर मसलसल हमले किए जा रहे हैं, उसकी मुश्किलात में इजाफा करना है।
यही कहानी अब सुहेल आफरीदी की है कि सुहेल आफरीदी ने जिस तरह से अली अमीन गंडापुर लेकर चल रहे थे केपी को, उन्होंने उस पूरी हिकमत अमली को बदल दिया है और वो बड़ी हालांकि एहतियात से चल रहे हैं। अगर आप उनको देखें कि इक्का दुक्का चीज़ों से जहां उन्होंने थोड़ी इमोशनल बात कर दी जिसके ऊपर मैं आता हूँ, वो बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। लेकिन उन्हें डिमोनाइज करना, डिसक्रेडिट करना, मतनाज़ बनाना, कंट्रोवर्शियल बना के दिखाना, इररिस्पॉन्सिबल बनाना जो है वो इस वक्त जीएचक्यू की प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने भी इसमें एक मिस्टेक की। मिस्टेक उन्होंने की कि जब वो अडयाला जेल के बाहर रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे, आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने पहली दफ़ा उसके बारे में कमेंट किया था, तो मैंने उस वक़्त अज़े राहे हमदर्दी ये कहा था कि ये रिपोर्टर्स जो हैं या तो जीएचक्यू से सवाल लेके आते हैं या ये है कि ये इतने निकम्मे इनकॉम्पिटेंट हैं कि इनको पता ही नहीं है कि इतने स्टूपिड सवाल जो हैं वो नहीं पूछने। लेकिन बॉटम लाइन क्या है, जो असल हकीकत है वो ये है कि ये रिपोर्टर्स जीएचक्यू से ही सवाल लेके आते हैं। मकसद ये है कि सुहेल आफरीदी को फ्रस्ट्रेट किया जाए, तैश दिलाया जाए। उनकी स्किन में घुसने में एक रिपोर्टर कामयाब हो गया, जब उसको जवाब देते हुए उन्होंने ये मस्जिद और कुत्तों वाली बात जो थी इमोशनल होके उन्होंने उस स्टेज के ऊपर कर दी। अब जीएचक्यू को वैसे इसका अभी तक वो उस तरह से फ़ायदा नहीं हो सका इस सारी स्ट्रैटेजी का। फ़ायदा उनको इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने, अगर जीएचक्यू की तरफ से कोई एक आध हल्की-फुल्की आईएसपीआर की स्टेटमेंट आ जाती कि हमें बड़ा अफ़सोस हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ऐसी बात की है और सॉरी फॉर दिस। ये अब हालाँकि मैंने इसका बंद किया हुआ था रिंगर, लेकिन उसके बावजूद से जी भी मिनट, क्योंकि इससे पहले कि ये दोबारा चल पड़े, मैं इसे बंद ही कर दूँ। हाँ, सुहेल आफरीदी साहब से गलती ये हुई कि उनको ये पता होना चाहिए था कि ये जीएचक्यू के बिहाफ पे उनसे सवाल पूछे जाते हैं ताकि उन्हें फ्रस्ट्रेट किया जाए, उनसे फ्रस्ट्रेट करवा के कुछ ऐसी चीज़ हासिल की जाए। और इस हद तक कि कुत्ते और मस्जिद वाली बात तक वो कामयाब हुए हैं, बिकॉज सुहेल आफरीदी को गुस्सा दिलाने में वो वहाँ पे कामयाब हो गए, क्योंकि 90% जो सवालों के जवाब देते हुए सुहेल आफरीदी वॉज वेरी केयरफुल। अब उन्हें मजीद अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी में चेंज लानी पड़ेगी। और जिस तरह से वेस्ट में होता है कि आप ये कहते हैं कि आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन, इसका तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया है, मैं तो पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है कि नहीं, नो कमेंट फर्दर ऑन इट, अब मैं चलता हूँ। तो 2-3 चीज़ों का जवाब दें, बिकॉज उनको पता होना चाहिए कि जितने भी लोग अडयाला जेल के बाहर आते हैं, इनमें से अक्सर अभी तक की पीटीआई की लीडरशिप अक्सर इस चीज़ को नहीं समझ पाई। और इमरान खान भी हमेशा यही करते थे कि हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश करते। तो सुहेल आफरीदी को हर चीज़ का जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी है सुहेल आफरीदी को टारगेट करने के लिए। अभी मैं क्विकली थोड़ा-सा आपको ये बताऊँ कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने आज के दिन में, अब से चंद घंटे पहले, उन्होंने ये दावा किया कि एक अरब मुस्लिम स्टेबलाइजेशन फोर्स बहुत जल्दी गाज़ा में लैंड कर जाएगी और गाज़ा की सूरत हाल बड़ी बेहतर हो चुकी है, सीज़ फायर कंटिन्यू करेगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत ही डिटेल्ड इनसाइडर्स, जिसमें 8-10 लोगों को उन्होंने कोट किया है, जो मुख्तलिफ हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरब और मुस्लिम ममालिक ने खुल्लम खुला ये कह दिया है कि जब तक उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मैंडेट रिकवर नहीं मिलेगा, कोई फोर्स वहाँ पे नहीं जा सकेगी। इसलिए अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, माइक गेट्स, वो इस हवाले से बहुत कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने एक 10 नुकाती रेजोल्यूशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबरान के हवाले किया है, जिसमें से 10 गैर मुस्तकिल इलेक्टेड मेंबरान हैं, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान भी है, और बाकी 5 जो परमानेंट 4 परमानेंट मेंबरान हैं अमेरिका के अलावा, जिसमें बरतानिया, जिसमें फ्रांस, जिसमें रूस और इसमें चीन है। और उन्होंने एक दिन पहले 10 जो गैर मुस्तकिल मेंबरान हैं उनके साथ अमेरिका के यूनाइटेड नेशन मिशन के ऑफिस के अंदर उन्होंने एक मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने मिस्र को, तुर्की को, कतर को, सऊदी अरब को और मुत्तहिदा अरब इमारात के मंदूब को भी बुलाया और उनको ये कहा कि अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल सकेगी डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान के लिए, तो फिर ये समझें कि इसराइल जंगबंदी की वायोलेशन कर देगा, सीज़ फायर नहीं चल सकेगा और यहाँ पर दोबारा जंग जो है शुरू हो जाएगी, इसलिए हमारे इस प्लान को आप सपोर्ट करें। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, इनसाइडर ये कहते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक ने खासे मुश्किल किस्म के सवाल उनसे पूछे और वो सवाल ये थे कि ये जो आप पीस बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। माइक गेट्स को पता ही नहीं था कि पीस बोर्ड में कौन कौन होगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता अभी तक, बाद में ये सिचुएशन पता चलेगी, क्योंकि अरब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को परेशानी ये है कि पीस बोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप खुद भी उसके ऊपर बैठना चाहते हैं और उसमें इसराइल को भी उसका मेंबर बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो 3 बहुत क्रूशल इश्यूज़ हैं इन मुल्कों के सामने, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या गाज़ा की अब जो पॉलिटिकल कमेटी बनेगी, ए पॉलिटिकल कमेटी, उसमें पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रोल मिलेगा।
اگر حماس کہتی ہے کہ ہمیں ڈسارم نہیں ہونا تو اس کو پھر ڈسارم کیسے کیا جائے گا؟ اور سب سے کروشل کویسچن یہ ہے کہ جو پلان ہے 10 پوائنٹ نکاتی ریزولوشن رکھا ہے اقوام متحدہ کے سامنے، اس میں پیلسٹینین اسٹیٹ کے لیے کسی بھی قسم کا وے فارورڈ اور پاتھ وے جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اب جو پاکستان سمیت جو مسلم ممالک اور ان کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں اور یورپینز ہیں، ان کو یہ پریشانی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس 10 نکاتی ریزولوشن کو سیکیورٹی کونسل کا مینڈیٹ مل جاتا ہے، اس کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے، تو یہ انٹرنیشنل لا بن جائے گا اور پیلسٹینین اسٹیٹ کا تمام تر تصور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ صورتحال اس وقت پھنسی ہوئی ہے، اور اس کے درمیان میں یہ بھی ہے کہ آذربائیجان نے یہ کہا ہے کہ ان کے ٹروپس اتنی دیر تک نہیں جا سکتے جب تک ان کو یہ گارنٹی نہ ہو کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان میں ہر قسم کی جنگ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ٹروپس کسی بھی قسم کی کراس فائر کا حصہ بنیں، اور انہیں اپنی پارلیمنٹ کا بھی اس کے لیے اپروول چاہیے۔ اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستانی چرچا تو بہت ہے پاکستان کے حلقوں میں، لیکن انٹرنیشنل اگر آپ پریس میں دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی پاکستانی ٹروپس کا ذکر ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پہ ابھی بھی ترکی کا، ایجپٹ کا، قطر کا، انڈونیشیا کا، یا اس میں آذربائیجان کا ذکر وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔